हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट्स। सबकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ब्लड जो सैंपल भेजते हैं अपन, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, किसके लिए हम टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं ब्लड के, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ऊपर होने से क्या हो जाता है, कम होने से क्या होता है, वो भी डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो आज की हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, तो सबसे पहले है कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है। तो ये जो अपन टेस्ट करते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल में, तो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करते हैं, सीबीसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सीबीसी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीबीसी। सीबीसी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट को हम नॉर्मल बोलते हैं। सीबीसी का टेस्ट करवा लो, ठीक है, सीबीसी टेस्ट करवा लो। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं सीबीसी के अंदर क्या देखते हैं। सीबीसी के अंदर देखते हैं एचबी हीमोग्लोबिन, एचबी देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, एचबी देखते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं एचबी, हीमोग्लोबिन देखते हैं, हीम और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, जो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। हीम जो क्या करते हैं, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोटीन, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड दैट होल्ड द ऑक्सीजन। ये क्या करता है, हीम क्या करता है, ऑक्सीजन को होल्ड करता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को होल्ड करता है। एचबी मैंने पहले भी बताया था, एचबी कितने O2 को, 4 O2 को कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये हीमोग्लोबिन किससे बना, ब्लड, दिस इज द प्रोटीन इन आवर ब्लड का जो प्रोटीन है वो है एचबी, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, O2 को कैरी करता है। तो इसके अंदर जो मेल के अंदर नॉर्मल रेंज होती है, तो मेल जो मेन है, व्यक्ति है, उसके अंदर 14 से 17 mgdl नॉर्मल रेंज होती है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 14 से 17, यानी 14 से 17 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वुमेन में 12 से लेके 15 तक या 16 तक भी बोल सकते हो, 16 तक कितनी होती है, 12 से लेके 16 तक नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है। 12 से लेके 15 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है GMDL तक, ठीक है। इसको हम 11 से 14 भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में 11 से 14 दिया हुआ है, उसमें 12 से 15 दिया हुआ है। तो ज़्यादा करेक्ट अगर पूछे तो 11 से, वुमेन में 11 से अडल्ट के अंदर नॉर्मल माना जाता है। अगर 11 से ऊपर है तो वो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ग्यारह से ऊपर है, 11 से कम है तो वो एनीमिया माना जाएगा। अगर जिसका एचबी कम हो गया, अब ये तो हो गई नॉर्मल रेंज की बात, जिसका अगर एचबी कम हो गया, एचबी अगर कम हो गया तो उसे कहते हैं एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। अगर एचबी कम हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी हो जाना, एनीमिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो अगर ये इस रेंज से कम आता है तो वो ब्लड की कमी को शो करता है। इस रेंज से अगर कम आता है तो ब्लड की कमी को शो करता है कि ब्लड कम हो चुका है। उसके बाद में है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। WBC के वो क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है।
अब ये क्या कहती है, आल्सो कॉल्ड इज ल्यूकोसाइट्स, इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स इसको के से भी बोल सकते हैं और सीओ से भी बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स नाम से भी जानते हैं। आर द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम की सेल है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या था, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो ब्लड की जो क्लास हुई थी उसके अंदर पढ़ाया था कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इम्यूनिटी को बनाती है। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, ये 5 टाइप के होते हैं, है ना। तो बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, तो ये इनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, ये होती है आपके 4,500, ठीक है, 4,500 से लेके 10,000 सेल पर माइक्रोलीटर होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4,500 से 10,000 तक सेल पर माइक्रोलीटर होती है, सेल पर माइक्रोलीटर होती है। अगर ये बढ़ जाए, ये इंक्रीज हो जाए तो इन्फेक्शन को शो करती है, ठीक है। ये अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इंक्रीज हो जाती है इसकी। और अगर ये कम होती है तो ये कम किस में होती है, जो मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी कम हो सकती है, आरबीसी भी कम हो सकती है। तो और भी रीज़न हो सकता है, कैंसर में कम हो जाती है, कैंसर जो बीमारी होती है उसमें कम हो जाती है। उसके बाद में जो HIV वगैरह होती है, HIV इसमें कम हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग बीमारी में कम हो सकती है। उसके बाद में इन्फेक्शन होने पे ये बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो है, ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं। वो कैरी ऑक्सीजन, ये भी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, ठीक है, थ्रू योर बॉडी से ऑक्सीजन को कैरी करती है। दे आल्सो हेल्प द फिल्टर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर का भी काम यही करती है, आरबीसी ही करती है। इसके अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपके, इसके अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है वो मिलियंस में होती है। यहाँ पे ग्राम पर डीएल दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है शायद थोड़ा सा HB का दिखा दिए, ये थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है। तो जो आरबीसी होती है वो होती है 7.4 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक है, मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ये जो है आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है आपके, कितनी होती है, तो 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर ये नॉर्मल होती है, ठीक है, सेल पर माइक्रोलीटर। इसको जैसे डब्ल्यूबीसी का बताया हुआ ना, सेल पर माइक्रोलीटर, इसको MCL से यानी माइक्रोलीटर, सेल पर माइक्रोलीटर बोल सकते हैं, MCL, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर लीटर होती है, ठीक है। फीमेल के अंदर ये तो हो गई मेल के अंदर, ये तो हो गई मेल के अंदर। अगर फीमेल के अंदर पूछे तो फीमेल के अंदर जो है वो इसके थोड़ी सी कम होती है, 4.2 से लेके 5.4 सेल पर माइक्रोलीटर हो सकती है, ठीक है,
फीमेल में कितनी हो सकती है, 4.2 से लेके 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर हो सकती है। ये फीमेल की नॉर्मल रेंज है, ये फीमेल की नॉर्मल रेंज है। तो ये फीमेल की नॉर्मल रेंज है। और ये जो कम किस में होती है, कौन सी बीमारी के अंदर कम हो जाती है, तो ये डेंगू के अंदर भी कम हो सकती है। उसके बाद में मलेरिया में कम हो सकती है, ठीक है। आरबीसी वगैरह और भी बहुत सी बीमारी होती है उसमें कम हो सकती है। और एनीमिया वगैरह में भी कम होती है, आरबीसी भी कम होती है एनीमिया में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके HCT, हीमोटोक्रिट क्या होता है, हीमोटोक्रिट, ठीक है, दे रहा है। हीमोटोक्रिट क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द रेड ब्लड सेल। ये क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज है, रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40% होती है मेल के अंदर और 31% होती है वुमेन के अंदर। वुमेन के अंदर 31% होती है, मेल के अंदर कितनी होती है, तो मेल के अंदर होती है 40%। ये डिहाइड्रेशन वगैरह में ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो गया तो ये ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रेशन हो गया तो कम हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद में पॉलीसाइथीमिया वगैरह है, उसके अंदर भी ये बढ़ जाती है। अगर ये कम होती है तो एनीमिया को शो करता है, अगर ये कम है तो क्या शो करेगी, एनीमिया को शो करेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट है आपके MCV, मीन कैप्सुलर वॉल्यूम, मीन कैप्सुलर वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, दिस इज द एवरेज साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज होता है मीन कैप्सुलर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, कॉर्पस्कुलर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द एवरेज साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड का एवरेज साइज है। तो ये कितना होता है, MCV स्कोर कितना होता है, तो 80 से 95 होता है। ये कितना होता है, 80 से 95 होता है। उसके बाद में है तीसरा प्लेटलेट्स। तो जैसे ब्लड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड किससे बना होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। और ये तो होता है सेल वाला पार्ट, और जो दूसरा है प्लाज्मा, लिक्विड वाला पार्ट रहता है प्लाज्मा। तो ये रहता है 55% और ये रहते हैं 45%, ठीक है, ये रहते हैं 45%। उसमें है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड इज थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, ठीक है, कम होना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। अगर पीनिया लिखा रहता है आगे तो मतलब प्लेटलेट्स का कम होना। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस आर ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड हुज फंक्शन इज स्टॉप ब्लीडिंग। ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है, ब्लड क्लोटिंग का है काम रहता है। तो स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है बाई कंजप्सिंग एंड क्लोटिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को क्लोट करके क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, क्लोट कर देता है। इसका काम रहता है ब्लड वेसल्स को क्लोट करना, ठीक है। तो प्लेटलेट का काम ये होता है। उसके बाद में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1,40,000 से लेके 4,50,000 सेल पर माइक्रोलीटर होती है, ठीक है। 1,40,000 से लेके 4,50,000 तक सेल माइक्रो पर लीटर होती है इसकी नॉर्मल रेंज। इससे ये कम किस में होता है, तो ये कम होता है किस में कम होता है, ये डेंगू के अंदर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट किस में कम हो जाते हैं, डेंगू के अंदर कम हो जाते हैं। प्लेटलेट जो है वो डेंगू के अंदर कम हो जाते हैं। और भी कोई डिजीज हो सकती है
वायरल डिजीज में भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। और बढ़ते किसमें, जिसमें ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करते तो बढ़ सकते हैं, जिसके कारण बढ़ने के कारण क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, प्रॉपर क्लॉट नहीं, ज़्यादा क्लॉट होने लग जाएगा, सॉरी ज़्यादा क्लॉटिंग होने लग जाएगी। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है 1,40,000 से 4,50,000 तक। उसके बाद में ESR, ये तो हो गए प्लेटलेट्स। अब है ESR, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। ESR की फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेशन एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। ESR टेस्ट कैन हेल्प टू डिटरमाइन इफ यू हैव ए कंडीशन दैट कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर पेशेंट को इन्फ्लामेशन है तो एरिथ्रोसाइट्स जो है ESR है वो बढ़ जाते हैं। इफ ESR इज हाई इट मे बी द रिलेटेड ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ESR की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। तो मेल के अंदर इसकी जो रेंज होती है वो 1 से 10 mm तक नॉर्मल होती है, फीमेल के अंदर 5 से 15 तक होती है, फीमेल में इसमें ज़्यादा होती है। तो ESR जो है फीमेल में ज़्यादा होती है, 5 ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 1 से 10 तक होती है मेल में, और फीमेल में 5 से 15 तक हो सकती है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके लीवर फंक्शन टेस्ट। ये तो हो गए सिंपल, क्या हो गए, CBC टेस्ट, CBC टेस्ट हो गए, कंप्लीट ब्लड काउंट्स के टेस्ट हो गए कंप्लीट। तो ये तो हो गए कंप्लीट ब्लड काउंट्स। अब नेक्स्ट है आपके लीवर फंक्शन टेस्ट, इसको शॉर्ट में LFT बोलते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट को क्या बोलते हैं, LFT बोलते हैं। पहला है बिलिरुबिन टेस्ट, ठीक है। पहला जो टेस्ट है वो है आपके बिलिरुबिन टेस्ट, जो है किस लिए करते हैं। बिलिरुबिन इज ए रेडिश येलो पिगमेंट। कैसा होता है, रेडिश येलो पिगमेंट होता है, मेड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। कैसे बनता है, जब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है तो बनता है। तो बिलिरुबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेके 1 तक mgdl तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो 0 से लेके 1 तक इसकी नॉर्मल रेंज होगी। तो ये बिलिरुबिन किस में बढ़ता है, लीवर की कोई डिजीज है तो उसके अंदर बिलिरुबिन वगैरह बढ़ जाते हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तब भी बिलिरुबिन वगैरह बढ़ जाता है। तो ये हेपेटाइटिस वगैरह में बिलिरुबिन बढ़ सकता है, हेपेटाइटिस की बीमारी हो गई, जॉन्डिस की बीमारी हो गई, इनमें बिलिरुबिन वगैरह बढ़ते हैं। अब बिलिरुबिन 2 टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सबसे पहला है, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज द मोर सोल्यूबल, ज्यादा सोल्यूबल है, लेस टॉक्सिक एंड कॉन्जुगेटेड विद द ग्लूक्रोनिक एसिड। ये किसके साथ कॉन्जुगेटेड हो जाता है, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेके 0.35 से mgdl तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेके 0.35 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद में रहता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन दैट शुड बी बाउंड ऑफ ए सर्टेन प्रोटीन। ये किससे बाउंड रहता है, सर्टेन प्रोटीन से बाउंड रहता है, एल्बुमिन इन द ब्लड में जो एल्बुमिन रहता है उससे बाउंड रहता है, ठीक है। बिलिरुबिन इज दैट बाउंड इन द सर्टेन प्रोटीन। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.2 से 0.65 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है 0.2 से 0.65 mgdl। उसके बाद में SGOT और PT, ये 2 टेस्ट होते हैं, SGOT PT, ठीक है। SGOT PT
तो SGOT की जो फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलेटिक ट्रांस एमाइनेज, ठीक है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलेटिंग ट्रांस एमाइनेज, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन लिवर एंड हार्ट सेल्स। ये किस में रहता है? लिवर सेल और हार्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है जो SGOT रहता है। और SGPT रहता है जो सीरम ग्लूटामिक प्यूरिक ट्रांस एमाइनेज। प्यूरिक ट्रांस एमाइनेज, इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है, ये SGPT और OT का डिफरेंस है, O और P का डिफरेंस है। O का मतलब हो गया ऑक्जेलेटिंग और पायरुविक, दूसरा है पायरुविक और ऑक्जालेक्टिक ट्रांस एमाइनेज। एन एंजाइम दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन लिवर एंड हार्ट सेल। ये भी लिवर और हार्ट सेल में रहता है, ये भी लिवर और हार्ट सेल में रहता है। इन दोनों की नॉर्मल रेंज जो रहती है वो 10 से 40 और इसकी भी सेम रहती है, 10 से 40 के करीब इन दोनों की नॉर्मल रहती है। ये अगर हेपेटाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बढ़ जाता है। उसके बाद में एल्कलाइन फास्फेट, नेक्स्ट है एल्कलाइन फास्फेट। तो एल्कलाइन फास्फेट इज ए एंजाइम फाउंड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, हाउएवर इट टेंड्स टू बी मोस्ट concentrated in the liver and the bile duct, bones and placenta. मोस्ट कंसंट्रेटेड इन द लिवर में रहता है और बाइल डक्ट्स एंड बोन और प्लेसेंटा के अंदर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 40 से 112 माइक्रोलीटर, ठीक है, 40 से 12 माइक्रोलीटर होती है इसकी। उसके बाद में है टोटल प्रोटीन। नेक्स्ट है आपके प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कितना होता है? प्रोटीन इज ए बायोकेमिकल टेस्ट फॉर मेजरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन सीरम। कितना प्रोटीन है सीरम के अंदर? प्रोटीन इन द सीरम इज मेड अप एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। किससे बनता है? प्रोटीन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन से बनता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 6 से 8.5 तक होती है, 6 से 8.5 ग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कितना होता है? तो इट प्रोड्यूस इन द लिवर, ये भी लिवर से प्रोड्यूस होता है, फॉर्म लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑल प्लाज्मा प्रोटीन। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से 5 ग्राम तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है, 3.5 से 5 ग्राम पर लीटर। ग्लोबुलिन, अब है एल्बुमिन के बाद में ग्लोबुलिन, ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लिवर फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। ये किस में काम करता है? लिवर फंक्शन में काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है और फाइटिंग इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 2 से 3.5 ग्राम पर लीटर होती है, ठीक है, 2 से 3.5 ग्राम पर होती है। उसके बाद में किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको आप KFT बोल सकते हैं, KFT और RFT भी बोल सकते हैं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। टेस्ट का नाम है ब्लड यूरिया। सबसे पहला है ब्लड यूरिया। सबसे पहला टेस्ट जो है ब्लड यूरिया। यूरिया इज द टर्मिनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस अबाउट द 3.3 ग्राम ऑफ यूरिया। 1 ग्राम प्रोटीन कितना यूरिया प्रोड्यूस करता है? तो 0.3 ग्राम यूरिया प्रोड्यूस करता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 10 से 50 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है, 10 से 50 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड यूरिया की। उसके बाद में है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन इज द केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। ये क्रेटिनिन क्या होता है? केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड दैट पास थ्रू द किडनी। किडनी के थ्रू ये पास होता है टू बी फिल्टर्ड एंड एलिमिनेट इन यूरिन। ये किसके साथ में फिल्टर होता है? यूरिन के साथ में फिल्टर होता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.6 से 1.1 mgdl इन वुमेन और 0.7 से 1.3 mgdl इन मेन। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 0.1 का इफेक्ट है सिर्फ। तो फीमेल के अंदर 0.6 से 1.1 mgdl और मेल के अंदर होती है 0.7 से 1.3 mgdl मेल के अंदर। ये क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज है। अगर ये बढ़ती है तो किडनी में इन्फेक्शन को शो करता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन है, मतलब यूरिया भी बढ़ता है तो किडनी में इन्फेक्शन को शो करता है।
ठीक है। अब है सीरम यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो है आपके उसके बाद में सीरम यूरिक एसिड। तो सीरम यूरिक एसिड में है, यूरिक एसिड इज ए प्रोड्यूस मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। सीरम यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस ऑफ द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स and its normal compound of urine. Uric acid is product of the metabolic breakdown of purine nucleopeptide. प्यूरिन जो न्यूक्लियोपेप्टाइड है इसका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है तो सीरम यूरिक एसिड बनता है। इट इज नॉर्मल कंपाउंड ऑफ यूरिन। यूरिन का जो नॉर्मल कंपाउंड है ये, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है फीमेल के अंदर 2.4 से 6.0 mgdl तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2.4 से 6.0 mgdl फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर 3.4 से 7 mgdl तक मेल के अंदर नॉर्मल होती है सीरम यूरिक एसिड की। अब है सोडियम, सीरम सोडियम। सोडियम इज ए की टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स इन द आवर बॉडी के अंदर फ्लूइड अमाउंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। बॉडी नीड्स इट इज ए ब्रेन एंड मसल्स टू वर्क द राइट वे, और ये ब्रेन और मसल्स पे वर्क करती है कैसे काम करना है, इसके मतलब राइट वे यानी सही तरीके से कैसे काम करती है। इसकी जो नॉर्मल होती है 135 से 145 तक इसकी नॉर्मल होती है, तो 45 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। मोलिक्यूल पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। सोडियम की जो नॉर्मल रेंज होती है, सोडियम का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है, और सोडियम का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। तो इसका बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरी क्लास ले चुका हूँ, इसको देख सकते हैं। और पोटेशियम का जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है, ये है मिली मोलिकुलर पर लीटर, ठीक है। उसके बाद में जो पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है अडल्ट में 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक वो नॉर्मल रेंज होती है। और MOL लीटर मतलब होता है मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, इसकी फुल फॉर्म है मिली मोल पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQ का मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 3.4 से 4.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स, और अडल्ट के अंदर 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम इज यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी। पोटेशियम एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर मसल्स एंड नर्व फंक्शन। पोटेशियम किसके लिए, मसल्स फंक्शन और नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्लोराइड जो है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प टू कीप प्रॉपर फ्लूइड एंड एसिड इम्बैलेंस को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस इन आवर बॉडी। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 98 से 106 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। टोटल प्रोटीन जो होता है, जो भी बताया था, एल्बुमिन ग्लोबुलिन आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन आवर बॉडी। टोटल प्रोटीन इज मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एल्बुमिन ग्लोबुलिन। तो 6.6 से 8.5 ग्राम पर लीटर डेसीलीटर तक होती है, ग्राम पर डेसीलीटर तक, 6 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद में है नेक्स्ट लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इसके अंदर है सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल इसको LFT बोल सकते हैं, ठीक है, LFT टेस्ट शॉर्ट में इसको, सॉरी लिपिड प्रोफाइल ही बोलते हैं इसको, LFT नहीं बोलते। लीवर फंक्शन टेस्ट को बोलते हैं LFT, सॉरी, इसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं।
ठीक है, एलपी करना, लिपिड प्रोफाइल करना। तो उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल इज द टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, बॉडी के अंदर कितना टोटल कोलेस्ट्रॉल है तो उसका पता लगाया जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर। इसकी जो है 200 से कम होना चाहिए, 200 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 200 से ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा हो गया है, तो इसकी रेंज होती है 200 से कम। 200 से कम है वो नॉर्मल रेंज में आता है। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड अनदर टाइप ऑफ द फैट कॉज द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ये क्या आर्टरी को हार्ड कर देता है, ठीक है, ये भी एक फैट है। तो ये 10 से 150 तक mgdl तक नॉर्मल होता है, 10 to 150 mgdl ये नॉर्मल होता है। उसके बाद में होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल को बोलते हैं लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। तो दिस इज द ए गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट हेल्प टू रिमूव द एलडीएल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। जो एचडीएल जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं। तो कि ये एलडीएल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 40 से 60 mgdl तक कम होनी चाहिए, 40 से 60 के कम होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है एलडीएल। LDL लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, दिस इज रेफर टू बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। टू मच राइज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, अगर ये बढ़ गया तो हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, स्ट्रोक के चांस रहते हैं और तो स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर LDL सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस पेशेंट का LDL बड़ा होता है उसे हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, हार्ट अटैक के चांस रहते हैं, MI का चांस रहता है, ठीक है, और हार्ट डिजीज का चांस रहता है। तो ये CVD का चांस रहता है, कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, CAD हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। तो 70 से 130 mgdl तक ये नॉर्मल होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 70 से 130 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। लास्ट में है वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, लास्ट का जो है वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। इसकी जो वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज टाइप ऑफ द ब्लड फैट, ये भी ब्लड फैट है। इट कंसिडर वन ऑफ द बैड फॉर्म ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ये भी बैड फॉर्म है, अलॉन्ग विद द LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेस देन और इक्वल टू 130, इससे कम हो जाए लेस देन और इक्वल टू 230 mgdl, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, इससे कम या इसके बराबर। तो इसको 0.1 से 0.7 मिलीमोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद में है ब्लड शुगर टेस्ट। शुगर का जो टेस्ट करते हैं वो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ब्लड शुगर टेस्ट। डायबिटीज़ के लिए, DM के लिए, डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, शुगर का पेशेंट है कि नहीं है, शुगर का पता लगाने के लिए, ठीक है, डायबिटीज का पेशेंट। तो सबसे पहले प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट में होता है रैंडम टेस्ट। रैंडम का टेस्ट मतलब कभी भी कर सकते हैं, रैंडमली, खाना खाया है या नहीं खाया है उसका कुछ मतलब नहीं है। तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट इज चेक और ब्लड ग्लूकोज एट अ रैंडम टाइम ऑफ द डे, कभी भी दिन में कभी किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। तो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो रहती है 79 से 160 mgdl तक नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। ये अगर उससे ज़्यादा है तो भी उसे कंफर्म नहीं है कि वो डायबिटिक है कि नहीं डायबिटिक है। तो ये तो नॉर्मल रेंज इसके बीच में 70 यानी 80 मान लो, 79 से 160 mgdl तक। उसके बाद में फास्टिंग, भूखे पेट, फास्टिंग, कुछ खाया हुआ नहीं हो तो। फास्टिंग इज द नेम ऑफ सजेस्ट मीन द रेफरिंग द ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी लिक्विड देन वाटर फॉर 8 आवर्स। कम से कम कितने 8 आवर भूखे रहना है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाना है। इट यूज ए टेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज आनी चाहिए 90 से 110 mgdl, 90 से 110 mgdl आती है तो मतलब नॉर्मल है, इसको डायबिटिक नहीं है। अगर 110 से 125 के बीच में आती है तो प्री डायबिटिक माना जाता है, प्री डायबिटिक के अंदर आ जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद में, ठीक है। तो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी, ब्लड ग्लूकोज एक्सेप्टली 2 आवर आफ्टर द ईटिंग मील्स टाइमली फ्रॉम द स्टार्ट टू मील्स, 2 घंटा खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है।
2 घंटे के बाद में इसको टेस्ट करते हैं। अगर ये 140 से कम आए, 140 mgdl से कम आए तो वो डायबिटिक नहीं है। अगर 140 से 200 के बीच में आए तो मतलब प्री डायबिटिक है, और उससे ज़्यादा आए तो डायबिटिक है। तो ये प्री डायबिटिक का साइन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं जीटीटी बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज मेजर हाउ वेल योर बॉडी सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज, कैसे ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रही है, और शुगर आफ्टर यू इंजेस्ट ए गिवन अमाउंट ऑफ शुगर। तो सबसे पहले फास्टिंग के अंदर जीटीटी कितने आएगा, फास्टिंग के अंदर 1 आवर 2 आवर्स के अंदर। तो ये जीटीटी करते हैं तो 60 से 100 mgdl, 200 से ज़्यादा है 1 आवर में, और 140 से ज़्यादा है। तो ये जीटीटी के अंदर आती है नॉर्मल रेंज। उसके बाद में एक टेस्ट होता है HbA1c। HbA1c भी शुगर के लिए टेस्ट करते हैं। 3 महीने का टेस्ट होता है, एक साथ 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगा सकते हैं। डायबिटिक का कंफर्म डायग्नोसिस इसी से हो सकता है। HbA1c इज ए मार्कर दैट कैन बी डिटरमाइन द एवरेज ब्लड शुगर ऑफ ग्लूकोज लेवल ओवर 3 मंथ। 3 मंथ का एवरेज निकाल के बताता है, 3 मंथ का एक साथ एवरेज निकाल देता है और फिर बताता है। तो इसके अंदर 4.5 से 6.5 है तो एक्सीलेंट, और इसके अंदर 6.5 से है तो गुड, और इसके अंदर 7.1 से 8 तक है तो एक्सेप्टेबल, और 8 से ज़्यादा है तो पुअर। तो इसके अंदर जो डायबिटिक माना जाता है तो वो 5.6 से, अगर नॉर्मल से कम है, 5.6 से कम है, 5.6 से अगर ये कम है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 5.6 से 6.5 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक माना जाता है, प्री डायबिटिक माना जाता है, ठीक है, प्री डायबिटिक माना जाता है। और 6.5 से ज़्यादा आ गया 8 तक तो वो तो डायबिटिक ही माना जाएगा, डायबिटिक पेशेंट माना जाएगा, ठीक है। डायबिटीज हो चुकी है, डीएम हो चुका है, उसको डीएम हो चुका है। उसके बाद में यूरिन टेस्ट, नेक्स्ट है आपका यूरिन टेस्ट। ये तो हो गया ब्लड टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट किस लिए करते हैं, सबसे पहले कलर देखते हैं, येलो कलर, ठीक है। येलो कलर यूरिन का कैसा होता है, येलो कलर होता है। क्लाउडी डार्क कलर, ब्लड कलर है तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसका पता लगाने के लिए, अगर येलो कलर है तो नॉर्मल है। क्लियर कलर आता है, अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर होता है। अगर क्लाउडी यूरिन में भी कॉज द क्रिस्टल, अगर क्लाउडी यूरिन है तो उसे क्रिस्टल है, डिपोसाइट है, वाइट सेल है, रेड ब्लड सेल है, एपिथेलियल सेल है, फेट है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कुछ इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद में जो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.1 से 005 0.030, ठीक है, 1.030। तो अगर ये इंक्रीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डिहाइड्रेशन को शो करता है। अगर ये इंक्रीज हो गई, ये अगर इंक्रीज हो गई तो डिहाइड्रेशन है, पानी कम हो गया। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी तो पानी कम हो गया, और अगर ये कम हुआ, ये कम हुआ तो पानी ज़्यादा हो गया, तो ओवर हाइड्रेशन को शो करता है। ये इंक्रीज हुआ तो डिहाइड्रेशन को शो करता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। ये अगर इंक्रीज हुआ तो डिहाइड्रेशन को शो करता है, अगर ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो ये ओवर हाइड्रेशन को शो करता है। तो डायरिया, एमेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग, यूरिन ट्रैक्ट, ब्लैडर इन्फेक्शन, ग्लाइकोसूरिया, रीनल आर्टरी, इसके अंदर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका पीएच जो होता है 5 से 8 तक इसका पीएच होता है। तो हाई होगा तो एल्कलाइन होगा, लो होगा तो एसिडिक होगा। तो पीएच कैन बी कॉज बाय द सीवियर वोमिटिंग, वोमिटिंग वगैरह में बढ़ सकता है, किडनी डिजीज में बढ़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर बढ़ सकता है, अस्थमा के अंदर बढ़ सकता है। तो ये इस कारण इसका पीएच बढ़ सकता है। उसके बाद में प्रोटीन इसके अंदर नेगेटिव रहता है, प्रोटीन नहीं आना चाहिए यूरिन के साथ में। अगर प्रेजेंट रहता है तो प्रॉब्लम रहती है। प्रोटीन में भी प्रेजेंट द यूरिन बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन किडनी में इन्फ्लामेशन, पथरी होने की वजह से, साइन ऑफ किडनी डैमेज की वजह से प्रोटीन क्या किडनी से आने लग जाता है। तो ये किडनी डैमेज को शो करता है, किडनी स्टोन को शो करता है, इन्फ्लामेशन को शो करता है। तो ये
प्रोटीन नहीं आना चाहिए किडनी से। उसके बाद में ग्लूकोज भी नेगेटिव रहना चाहिए। व्हेन द ब्लड शुगर, अगर शुगर पॉजिटिव है तो उसको यूरिन में ग्लूकोज आएगा। तो शुगर इज राइज अबाउ द टारगेट रेंज विच मे बी अकर द टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड डायबिटिक किडनी ऑफन द रिलीज सम ऑक्सीलेट शुगर ऑन द ब्लड द यूरिन। अगर ये क्या आना है, ब्लड ग्लूकोज भी सीधा सीधा बात है यूरिन में नेगेटिव होना चाहिए। अगर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो डायबिटिक को शो करता है, टाइप फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद में कीटोन भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर कीटोन प्रेजेंट रहता है तो वो DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बढ़ सकता है। हाई कीटोन लेवल इज यूरिन में भी इंडिकेट द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA सही है, DKA में बढ़ता है। ये डायबिटिक के अंदर ही कीटोएसिडोसिस बढ़ जाता है, ठीक है, कीटोएसिडोसिस हो जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है। उसके बाद में बिलिरुबिन भी यूरिन के अंदर नेगेटिव रहता है। अगर कोई किडनी लीवर डिजीज है तो उसके अंदर बढ़ सकता है। लीवर डिजीज सच एज बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, हेपेटाइटिस, एक्सेसिव बिलिरुबिन अप टू ए ब्लड इन द एलिमिनेट ऑफ द यूरिन, ज़्यादा अगर है तो वो ब्लड से यूरिन से निकलेगा। ब्लड भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यूरिन के साथ में ब्लड भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ब्लड आ रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है किडनी के अंदर या कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई इंजरी हो गई होगी, उसकी वजह से हो सकता है। पेनफुल ब्लड इन द यूरिन कैन बी कॉज ऑफ ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। UTI अगर इन्फेक्शन है या कोई पथरी हो चुकी है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ब्लड आ सकता है। पेनलेस ब्लड इन द यूरिन कैन आल्सो मे बी कॉज ऑफ कैंसर। और अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, अगर यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है और पेन नहीं हो रहा है तो वो कैंसर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रेट अगर यूरिन के अंदर आता है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। दिस टेस्ट कॉमनली यूज टू डायग्नोज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI के अंदर टेस्ट करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर टेस्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नाइट्रेट टेस्ट इंडिकेट द कॉज ऑफ UTI। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली इन ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए ये टेस्ट करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो UTI इन्फेक्शन की वजह से है ना, तो उसके अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव शो करता है कि उसे यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं है, UTI है कि नहीं। अब उसके बाद में यूरोबिलिनोजन की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, 0.2 से 1 तक रहनी चाहिए। टू मच यूरोबिलिनोजन इन यूरिन कैन बी इंडिकेट द लीवर डिजीज। अगर ये ज़्यादा यूरोबिलिनोजन रहता है यूरिन के अंदर तो वो लीवर डिजीज को शो करता है, सच एज हेपेटाइटिस या सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस और हेपेटाइटिस ये लीवर है, इससे अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो वो हेपेटाइटिस या सिरोसिस लीवर को शो करेगा। ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस ये नेगेटिव रहना चाहिए। ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस इज आल्सो स्क्रीनिंग यूज फॉर डिटेक्ट द सब्सटेंस दैट सजेस्ट देयर इज अ ब्लड सेल्स इन द यूरिन दैट मे बी इंडिकेट हैव UTI के लिए अगर ये भी प्रेजेंट है तो UTI को शो करेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद में WBC पर हाई पावर फील्ड HPF हाई पावर फील्ड, इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है WBC की 0 से 4 तक रहती है। टेस्ट इज यूजुअली ऑर्डर टू डिटरमाइन द सम वन हैज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये भी UTI के लिए टेस्ट करते हैं। इफ WBC और ल्यूकोसाइड्स ये प्रेजेंट एलिवेटेड है तो इट्स मोर स्ट्रॉन्गली सजेस्ट द UTI, इसको UTI को शो करेगा अगर ये प्रेजेंट है। एक्वस एपिथेलियम ये 0 से 4 रहता है। अगर इट प्रेजेंट द एक्वस एपिथेलियम सेल विट में बी इंडिकेट द कंटामिनेशन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन कंटामिनेटेड है, इसको शो करेगा। उसके बाद में कार्डियक मार्कर है, ठीक है। उसके बाद में है कार्डियक मार्कर जो कार्डियक ब्लड टेस्ट है, तो उसके अंदर सबसे पहले करते हैं क्रिएटिनिन CPK-MB, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज CPK-MB बोलते हैं इसे। CPK-MB टेस्ट इज ए कार्डियक मार्कर यूज्ड टू असिस्ट द डायग्नोस एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो MI होता है उसके डायग्नोसिस के लिए ये CPK-MB टेस्ट करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 5 से 25 IU लीटर रहती है, ठीक है, 5 से 25 IU लीटर रहती है। ये CPK-MB किस में टेस्ट किया जाता है, MI के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर टेस्ट किया जाता है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज MB बोलते हैं इसको। उसके बाद में ट्रोपोनिन, ये भी MI के लिए किया जाता है। ट्रोपोनिन टेस्ट भी मेजर लेवल ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोप्टी बोलते हैं इसे, ट्रोपाई बोल सकते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट भी मेजर लेवल ऑफ ट्रोप्टी और ट्रोपाई, ठीक है। देखो मैंने बताया था ट्रोपाई और ट्रोप्टी और ट्रोपाई के लिए टेस्ट करते हैं, ट्रोप्टी और ट्रोपाई इन द ब्लड। दीज प्रोटीन रिलीज व्हेन द हार्ट मसल्स हैज बीन डैमेज। ये कब रिलीज होता है, जब हार्ट की मसल्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए।
हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाए तब ये ट्रोप्टियोटाइफाई डैमेज होने पे रिलीज होता है। तो सच ऑकर द हार्ट अटैक, और ये किसको शो करता है कि हार्ट अटैक आ गया पेशेंट को, हार्ट अटैक के अंदर होता है। इसकी जो मात्रा रहनी चाहिए वो लेस देन 0.01 mg/ml रहनी चाहिए, ठीक है। कितनी रहनी चाहिए? 0.01 mg/ml। उसके बाद में है सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड हार्ट डिजीज रिस्क। हार्ट डिजीज के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन हार्ट डिजीज के अंदर सीआरपी, इसको सीआरपी बोलते हैं, सीआरपी इज प्रेडिक्ट टू चांस हैविंग कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम एट लीस्ट एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल लेवल। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम को शो करता है। ये लेस देन 1 mgdl नॉर्मल है, और 1 से 2 ये लो है, और ये इंटरमीडिएट है, और ये ग्रेटर है। अगर 2.9 से 3.9 तक हो तो हाई में माना जाता है, ये इंटरमीडिएट माना जाता है, ये लो में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट तो सबसे पहले है इसके अंदर T3 थायरोडोन, ट्राईआयोडोथायरोनाइन, ठीक है, आयोडोथायरोनाइन या T3 बोलते हैं इसको। तो ये एबनॉर्मली हाई मोस्ट कॉमनली इंडिकेट द कंडीशन इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। ये जो ग्रेव्स डिजीज होती है उसके अंदर हाई हो जाता है T3। तो दिस कैन बी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अगर ये बढ़ गया तो हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड का लेवल ज्यादा हो गया, हाइपरथायराइडिज्म, और वो ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर बढ़ जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 75 से 200 mgdl। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 75 से 200 mgdl इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब थायरोक्सिन को बोलते हैं T4, ठीक है। इस हाई लेवल T4 इंडिकेट द ओवर थायराइड हार्मोन, हाइपरथायराइड हार्मोन के अंदर भी ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये सिम्टम इंडिकेट द एंजाइटी, अनप्लान्ड वेट लॉस और ट्रिमर्स, डायरिया वगैरह हो सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 11.5 UGDL होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 11.5 UGDL होती है। उसके बाद में है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। It is a pituitary hormone stimulate that thyroid gland produce the T4 and T3 which stimulate the metabolism almost every tissue in the body. तो pituitary hormone that stimulate the thyroid gland, ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रोड्यूस T3 और T4 हार्मोन के प्रोड्यूसन से स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.3 से 5 ml होती है, ठीक है। 0.3 से 0.5 ml ये इसकी नॉर्मल रेंज है। इसके बाद में ब्लड टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं एफएसएच का टेस्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी फॉलिक्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट कंट्रोल, ये किसके लिए टेस्ट करते हैं? इनफर्टिलिटी के लिए। फॉलिक्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट हेल्प टू कंट्रोल वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोड्यूस द एग्स। ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो MC रहती है उसको कंट्रोल करता है और एग को प्रोड्यूस करता है। तो ये एफएसएच हार्मोन जो रहता है उसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है 5 से 20 IU लीटर रहती है। थायराइड थर्ड डे ऑफ द मेसोसाइकिल पीरियड, और कब चेक करते हैं? थर्ड डे ऑफ MC के थर्ड डे पे चेक करते हैं, ठीक है। एफएसएच हार्मोन। अब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हार्मोन टेस्ट है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं LH हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन इज लिंक टू द ओवेरियन हार्मोन। ये किससे? ओवेरियन हार्मोन से लिंक करते हैं। प्रोड्यूस द एग ऑफ मैच्योरेशन, ये एग प्रोड्यूस करता है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है 5 से 20 ml रहती है, और 25 से 40 ml रहती है 24 से 36 आवर बिफोर ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के कब टेस्ट करना चाहिए? 24 से 36 बिफोर ऑफ ओवुलेशन टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये वुमेन में प्रोलैक्टिन हार्मोन is done find to why they are not menstruating, why they are having infertility problem, abnormal nipple discharge, इसके लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन, तो ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 2 से 29 mg/ml तक होता है, प्रेग्नेंट फीमेल में 10 से 200 mg/dl तक होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी काम आता है। ये
नॉन प्रेग्नेंट में 2 से 29 mg/ml और प्रेग्नेंट के अंदर 10 से 209 mg/ml रहता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट या एंटी मुलेरियन हार्मोन। द लेवल ऑफ AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन वुमेन इन ब्लड जनरली गुड इंडिकेटर ऑफ द ओवेरियन रिजर्व। द हाई नॉर्मल लो, तो हाई कब होता है, जब 4 से ज्यादा हो जाए तो हाई में आता है, 1.5 से 4 हो तो वो नॉर्मल है। उसके बाद में लो कैसे है, 1 से 1.5 तक लो आता है, 0.5 से 1 तक होता है वो वेरी लो, ठीक है, लो से भी कम है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी। उसके बाद में विटामिन B12, ये थोड़े से विटामिन के टेस्ट है, इनफर्टिलिटी के नहीं, ठीक है, ये विटामिन। तो विटामिन B12 आल्सो इज कोबलामिन बोलते हैं इसे। इट इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, हैज ए की रोल ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। ये ब्रेन और नर्व सिस्टम में हेल्प करता है नॉर्मल फंक्शन के लिए। वह सिंथेसिस ऑफ मेलिनोजेनेसिस दैट द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल में बनता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है 300 से 900 pg/ml रहती है, ठीक है, 300 से 900 pg/ml रहती है, pg/ml रहती है, ठीक है। पिकोग्राम, इसको pg/ml का मतलब हो गया पिकोग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद में विटामिन डी इज ए न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टीथ एंड बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये। इसकी विटामिन डी टेस्ट इज मेजर लेवल ऑफ द 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी एंड 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी इन द ब्लड इज डिटेक्ट टू डेफिशिएंसी और एक्सेसिव। तो इसके अंदर क्या करते हैं, 20 नैनोग्राम मिलीलीटर टू 50 नैनोग्राम मिलीलीटर, ये 20 से 50 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है, 20 से 50 तक विटामिन डी का टेस्ट करते हैं। सीरम कैल्शियम की नॉर्मल रेंज होती है 8.5 से 10.2 तक होती है। ये भी बोन में हेल्प करता है, बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व के उसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बोन डेंसिटी टेस्ट डिटेक्ट टू टेस्ट ऑफ कैन बी डायग्नोस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टेस्ट किया जाता है कि बोन टूटे ना, हेल्प टू डेंसिटी ऑफ द बोन, चांस ऑफ ब्रेकडाउन। तो इसकी जो रेसी है 80 स्कोर इज 1 और अबव द नॉर्मल बोन डेंसिटी। अगर 1 और उससे अबव है तो नॉर्मल है, और अगर 80 स्कोर इज, इसके अंदर 80 स्कोर जो 1 है तो और उससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल बोन डेंसिटी है, और 80 स्कोर इज 2.52 और बिलो इज डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद में ठीक है, तो एक और अगर इससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल बोन डेंसिटी है, अगर 2 पॉइंट से बराबर या उससे थोड़ा सा कम है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस को शो करता है। उसके बाद में सीमन एनालिसिस, सीमन का टेस्ट कैसे करते हैं, सीमन एनालिसिस। तो इसका वॉल्यूम जो है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमन प्रोड्यूस एज इजोकुलेशन इज 1 से 1.5, 1.5 से 5 ml तक जो सीमन होने चाहिए, ठीक है, वे नॉर्मल रेंज में आते हैं। 1.5 से 5 ml तक
नॉर्मल इजैकुलेशन होता है। उसके बाद में सीमन का, और कॉन्सेंट्रेशंस जो है सीरम पर मिलीलीटर, ये 50 से 150 मिलियन होने चाहिए, कम से कम 50 से 150 मिलियन होने चाहिए। सीरम के जो स्पर्म के जो काउंट है वो 50 से 150 मिलियन होने चाहिए। स्पर्म के जो काउंट है स्पर्म पर मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर के अंदर 50 से 150 मिलियन होने चाहिए। उसके बाद में मोटिलिटी, हाउ मैनी मूविंग स्पर्म आर प्रेजेंट, लो मोटिलिटी कैन आल्सो इंडिकेट द हार्मोनल प्रॉब्लम और वेरिकोसील। 50 से 60% होने चाहिए, ठीक है, कितने होने चाहिए, 50 से 60% होने चाहिए। मॉर्फोलॉजी, दैट भी परसेंटेज ऑफ स्पर्म आर नॉर्मली शेप, जो स्पर्म है उसके शेप कैसा है, नॉर्मली है कि नहीं है, तो मोर देन 50% होने चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए, 50% होना चाहिए। उसके बाद में है लिक्विफेक्शन, ये वाइल द सीमन इज इनिशियली थिक, इट इज एबिलिटी टू liquefy and turn to watery consistency help the serum move. It is semen not qualified to 15 to 30 minutes fertility to be affected. It should be 15 से 30 मिनट बिफोर सीमन क्वालिफाई होना चाहिए। पीएच इसका जो है, पीएच इसका कैसे होना चाहिए, पीएच हायर देन 8 कुड बी इंडिकेट द डोनर हैज बी इन्फेक्शन। इसका जो पीएच है वो होना चाहिए 7.2 से 7.2 से 7.8 तक पीएच इसका होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो इन्फेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब है ट्यूमर मार्कर, तो ये ट्यूमर मार्कर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये ट्यूमर मार्कर से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।